ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप लग रहा है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी करीब 38 अंकों की गिरावट के साथ अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही अगर आशीष हम देखें कि ग्लोबल क्यूज किस हिसाब का सेटअप था, कल एफओएमसी की जो मीट थी वहां से कोई भी नतीजा खासकर निकल के नहीं आया। उन्होंने बदलाव जो है इंटरेस्ट रेट में वो कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट 2023 तक वो ये बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है मौजूदा उसको वहीं पर रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन संकेत आए थे, अगर आप देखें तो मार्केट्स को अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से 300 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में हमें देखने को मिली। और साथ ही नैस्डैक आप देखिए ऑलमोस्ट 1.25% गिरकर बंद होता हुआ दिखा। और यहां पर यूरोपियन मार्केट्स पर भी नजर डाले तो वहां पर भी बहुत अच्छे संकेत तो नहीं थे, ऑलमोस्ट फ्लैट सा कारोबार कल वहां पर भी देखने को मिला। और आज शाम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है तो वहां पर देखना होगा कि किस हिसाब के नतीजे निकल कर आते हैं। और साथ ही अगर आप एशियन मार्केट्स भी देखें तो बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी जो है आज देखना होगा कि वहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या कमेंट्री आती हुई नजर आती है। तो ग्लोबल सेटअप तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर ही है। अब देखना होगा कि भारतीय बाजारों में जहां की आज वीकली एक्सपायरी है वहां से किस हिसाब का रुझान निकल कर आता है। तो बिल्कुल ग्लोबल सेटअप कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए जो कोरोना वैक्सीन की जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अब रफ्तार पकड़ रही है, कल ट्रंप की तरफ से बयान आते हुए दिखा कि जल्द से जल्द जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू किया जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है। बाकी अगर आप देखें तो स्टिमुलस की जो मांग है, यानी जो स्थिति है वो खराब है, स्टिमुलस की और अधिक आवश्यकता है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इकोनॉमी की तरफ से तो ऐसी चिंताएं हैं। कल हमने देखा था डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो 10 करोड़ डोसेज जो है वैक्सीन की रशिया से लेते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली वैक्सीन की खबरें तो पॉजिटिव है, पर ग्लोबल सेंटीमेंट जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वहां पर नेगेटिव साइड का रुझान दिख रहा है। बिल्कुल कुशल, इसी के साथ जो सूची इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और पहली कैटेगरी जो है कैश का स्टॉक, यानी एक ऐसा कैश सेगमेंट से स्टॉक जहां पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। और इस कैटेगरी में मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए इसके पीछे दो कारण। एक तो अगर आप शुगर सेक्टर को, पूरे स्पेस को देखेंगे तो पिछले 15 दिनों से काफी ज्यादा जो खबरें आ रही है सब पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रही हैं। और एक और बात कि जितनी भी पॉजिटिव खबरें आती है, देखिए या शुगर सेक्टर की कोई भी खबर है, सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देखते हैं। और लगातार जिस तरीके का सिलसिला है खबरों का, चार्ट पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो चुका है फिलहाल शुगर कंपनीज में, और खासतौर पर अगर आप देखें तो प्राज इंडस्ट्रीज कैश स्पेस में मैंने जो पिछले 1.5-2 महीने में इतना ब्यूटीफुल चार्ट किसी का नहीं देखा। इतना क्लीन सेटअप है, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। और अपसाइड जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना रुकावट के यहाँ से आपको एक कंसिस्टेंट सस्टेनेबल रन अप देखने को मिलेगा। 75 रुपये 25 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। मैं इंट्राडे बेसिस पर मान रहा हूँ कि ये स्टॉक 80 रुपये तक जाएगा, लेकिन इसमें दमखम और ऊपर तक का है। अगर आप पोजिशनल व्यू बनाना चाहें तो इसके चार्ट को जरूर एक बार देखें, लेकिन 72 का एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस आपको जरूर दिमाग में रखना होगा। स्टॉक जो है बेहतरीन है, वेल पोजीशनड है, और हाल ही में जो उन्होंने विस्तार भी किया है उसके बाद ये स्टॉक मुझे और आकर्षक नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, तो देखना पड़ेगा कि आज शुगर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली प्राज इंडस्ट्रीज में किस हिसाब का मूव देखने को मिलता है। और साथ ही मेरी सूची में मैं शुरुआत करना चाहता हूं। और यहां पर कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है आशीष ऑयल इंडिया का। आप देखिए क्रूड में कल जिस हिसाब की तेज़ी बनी है, 5% से ज़्यादा का उछाल जो है हमें क्रूड में देखने को मिला। दरअसल इसमें बात यह हुई कि जो अमेरिकी तेल भंडार है वहाँ पर जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि 13 लाख अराउंड जो है वो इंक्रीज़ करते हुए नजर आएंगे, उसके मुकाबले 40 लाख का डिक्रीज़ या फॉल देखने को मिला है। और इस वजह से भी अगर आप देखें तो ओवरऑल बयान नजर आया है। और इसी वजह से जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, ओएनजीसी ऑयल इंडिया, वहां पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो कैश स्पेस से ऑयल इंडिया यहां पर खरीदारी करके चलनी है आपको 98 के टारगेट के लिए। 92 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो हमारी अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की, आज के फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है पीएनबी का। यहां पर आपको बिकवाली करने की राय। आप देखिए कल बाजार की तेजी में भी अगर आप पीएसयू बैंक को देखें तो वहां पर गिरावट जारी थी, और यही एकमात्र ऐसा स्टॉक था जो हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस आपका ग्लोबल सेटअप है और जो पीएसयू बैंकों में गिरावट हमें कल के सत्र में देखने को मिली थी वो आज भी जारी रह सकती है। तो जो ग्रीन में है वहां पर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो पीएनबी यहां पर इसके फ्यूचर्स बेचकर चले। जो आपको टारगेट रखना है 32.5 का, और 34.5, 34.3, 34.5 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने चुना है डाबर को। मैं एक डिफेंसिव स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। फार्मा और एफएमसीजी पर कहीं ना कहीं देखे तो फोकस जो है बाजार का बढ़ते हुए नजर आ रहा है। डाबर जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है कुशल, मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था
हालांकि जितनी उम्मीद थी उतना मूव स्टॉक में देखने को नहीं मिला था, इसलिए मुझे लग रहा है कि अपसाइड अभी भी बाकी है। बढ़त का जो हेडरूम है वो और आपको ऊपरी तरफ देखने को मिलेगा। डाबर एक सेफ बेट होगा। आज जिस तरीके से संकेत जो है सुस्त नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि एक चॉपी ट्रेड देखने को मिले। ऐसे में डिफेंसिव काउंटर्स के साथ जाना चाहिए। डाबर के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। 510 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 526 रुपए तक मैं समझ रहा हूं कि स्टॉक जाएगा, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस है वो केवल 500 रुपए का लगाना होगा। अच्छा खासा रनअप एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। अगली कैटेगरी अगर आप देखें तो ऑप्शंस, एफएनओ स्पेस से ही जुड़ी हुई है। ऑप्शंस आज का जो होगा, और इसमें मैं एक फार्मा स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा और ग्लेनमा के स्टॉक है जहां पर आप ऑप्शंस के जरिए रणनीति बना सकते हैं। कुशल, ये स्टॉक कल भी मैंने बताया था और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस तरीके का मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, फार्मा स्टॉक्स में गजब का एक्शन है। 4-4, 5-5% जो दिग्गज हैवी वेट है उन स्टॉक्स की तरफ से रनअप देखने को मिल रहा है। ग्लेनमार्क को अगर आप देखें तो पिछले कुछ 3 से 5 दिनों में स्टॉक ने कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरे फार्मा पैक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार देखने को मिल रही है। देखिए कल भी मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी और करीब 504 रुपए का स्टॉक ने हाई बनाया। 500 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 500 पार करेगा, 508 पे रुकेगा, 508 पार कर देगा, फिर 512, 512 के बाद 517। ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड है अब आपको बढ़िया तरफ देखने को मिलेगी और अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप है। जितने भी इंडिकेटर्स के साथ आप इसका वेरिफिकेशन करें, सब यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। कल बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस के आसपास अगर आप देखें तो स्पॉट में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि 500 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 15 रुपये 20 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है। अगर आज थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको इस जो ऑप्शन है वो 15 से 17 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। वहां पर आपको खरीदारी करनी है। 23 रुपए का लक्ष्य होगा, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और थोड़ा स्टॉप लॉस दूर का रखा है, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट है इसके हिसाब से अगर आप जो वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे तो 11.75 के आसपास आती है। मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क के 500 के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मेरी सूची में बेस्ट ऑप्शन है गोदरेज प्रॉपर्टीज के पुट ऑप्शन को खरीदने का। आप देखिए कल के सत्र में रियल एस्टेट स्पेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी और जिस आपका आज ग्लोबल सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। पर जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए कंपेरेटिवली फ्यूचर्स का ऑप्शन बेटर रहता है, पर यहाँ पर जो लेस रिस्क अवर्स लोग हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है आप ये चुन सकते हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो कल के जो सेटअप है डीएलएफ के मुकाबले ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्टरी जो है इसने चार्ट स्ट्रक्चर बनाया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको बिकवाली नजर आ सकती है। तो 920 का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 48 का इसमें टारगेट रखना है। 35 रुपए की आसपास की वैल्यू है और 25 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। जल्दी से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर एक बार क्विकली चेक ले लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी को फिलहाल अगर आप देखें और डाउ फ्यूचर्स, तो यहाँ पर जो गिरावट है वो गहराती हुई नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपकी स्क्रीन के सामने रखते हैं। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे 11,520 का स्तर है। 84 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है और डाउ फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कुशल, संकेत तो जो है बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट मैं शो की शुरुआत में आपको बता रहा था कि ग्लोबल क्यूज जो है वो काफी वीक लग रहे हैं और एक्चुअली अब ये प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। हैंगसेंग भी अगर आप देखें तो 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट जो है उसमें देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स में 200 अंकों का फॉल देखने को मिला है। सुबह जब मैं देख रहा था तो करीब 75-80 पॉइंट की गिरावट थी, पर अब कहीं ना कहीं डाउ से भी नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, काफी ग्लोबल सेटअप जो है कमजोर होता जा रहा है। कुशल, अगली जो कैटेगरी है टेक्नोपिक, इसमें आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिकवाली का स्टॉक चुना है आशीष और यहाँ पर JSPL है, ये मैं शॉर्ट करना चाहूँगा क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप लग रहा है और जिस हिसाब का हमने कोरिलेशन डिफाइन किया है कि जब भी अगर आप अमेरिकन मार्केट्स में फॉल देखेंगे तो मेटल काउंटर्स और ऑटो काउंटर्स में आपको बिकवाली देखने को मिलती है। और यहाँ पर कुछ एक दिनों से जो है JSPL में तेज़ी भी बनी हुई थी, पर कल के सत्र में जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और आज का जो सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। तो JSPL हाई बीटा काउंटर है, तो जब भी मार्केट्स में फॉल होता है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा गिरता हुआ नजर आता है। तो 193 के टारगेट के लिए यहाँ पर JSPL में आपको बिकवाली करनी है और 204 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, इसमें जो कैटेगरी है मैंने खरीदारी का स्टॉक चुना है रिलैक्सो फुटवेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। देखिए दरअसल अगर आप इसका टेक्निकल पैटर्न देखेंगे तो आर्ली चार्ट्स पर आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हर चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो पिक्चर परफेक्ट नहीं होते, ऐसे नहीं होते जैसे आप किताबों में देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, थोड़े से नॉइजी पैटर्न होते हैं, लेकिन जो इनकी कैलकुलेशन होती है, जो इनके टारगेट्स
जिस तरीके से अचीव होते हैं, ब्रेकआउट का जो जोन होता है वो सिमिलर देखने को मिलता है। और जिस तरीके का रिलैक्सो फुटवेयर का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक के अंदर खरीदारी देखने को मिली थी, जिसके चलते मेरा भरोसा है कि आज भी अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो बाजार की रिकवरी के साथ ऐसे जो सिलेक्टेड मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं यहाँ पर फिर से जो बाइंग है वो आती हुई नजर आएगी। 675 के आसपास की क्लोजिंग है। 700 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और केवल 15 रुपए नीचे 660 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिलैक्सो फुटवेयर दिन के दौरान ब्रेकआउट दे सकता है। अगली कैटेगरी है फंडा पिक और इसमें मैंने खरीदारी का स्टॉक चुना है ओएनजीसी के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी होगी। फ्यूचर्स के लिए इसमें सलाह दे रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां पर आपका ट्रेड अगर सही पड़ता है तो आप अपने मुनाफे को मैग्नीफाई कर सकते हैं, कम मार्जिन के साथ अच्छी पोजीशंस आप उठा सकते हैं। ओएनजीसी के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर खरीदारी का तर्क है, आपने ऑयल इंडिया के बारे में बताया था कि कुशल कैसे बढ़िया जो है एक बाउंस देखने को मिला और काफी अच्छा मूव देखने को मिला ब्रेंट क्रूड में अगर आप देखें। और लगातार ओएनजीसी पे जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है वो ये बता रही है कि जो फैक्टर इन हो रहा है फिलहाल ओएनजीसी के दामों में वो काफी ऊंचे क्रूड प्राइसेस हैं। और हालांकि अगर आप प्राइसेस देख रहे थे अब तक तो काफी ज्यादा गिरे हुए थे, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये सिंक में आ रहे हैं। जो ओएनजीसी में रिकवरी आई है और क्रूड में जो उछाल है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सिंक्रोनाइजेशन सही बैठता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी काफी बीटन डाउन स्टॉक है जिस तरीके के वैल्यूएशन पर फिलहाल ये मिल रहा है। और क्रूड में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो रिकवरी आ रही है वो संकेत दे रही है कि जो ओवरऑल ग्लोबली मार्केट्स हैं वहां पर आपको एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 76 रुपए के लक्ष्य के लिए और केवल 72 रुपए 25 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट अगर मैं पूरे क्रूड ऑयल की बात करूं तो एक हिसाब से $40 एक बेस फॉर्मेशन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक डाउन साइड रिस्क जो है ओएनजीसी के लिए वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिस आपका बाउंस बैक हमें क्रूड में देखने को मिला है कल के सत्र में भी। बहरहाल चलिए, मेरी सूची में जो फंडा पिक है वो है LNT का। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। आपको 3 महीने की अवधि के लिए इसमें खरीदारी करनी है और 1200 रुपये का लक्ष्य जो है इसमें ईजिली अचीव हो सकता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब का ऑर्डर मोमेंटम इसमें बनता जा रहा है, पिछले 2 दिन पहले ही अगर आप LNT कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो उनको 1000 से 2500 करोड़ के जो ब्रैकेट हैं ये रेंज में अपने ऑर्डर्स डिक्लेयर करते हैं, वो करीब 4 या 5 ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो वो एक सेटअप बन रहा है। और इसके पहले अगर आप 2 हफ्ते पहले की भी बात करेंगे तो इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्ट्री से काफ़ी बड़ा ऑर्डर जीता था पिनाका वेपन सिस्टम्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। और सर्विस स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो LNT जो अपने कंसोलिडेटेड नंबर्स डिक्लेयर करती है उसमें जो इनकी 2 IT कंपनियां हैं LNT इन्फोटेक और LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन दोनों में भी काफ़ी अच्छा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मिड कैप IT स्पेस तो हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी अच्छे बूम और काफ़ी अच्छे मोमेंटम पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक को जो इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन कारोबार भी बेचा था 14,000 करोड़ रुपए में, उसका इनफ्लो का भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट जो है LNT को आगे आने वाले दिनों में मिलता हुआ नजर आएगा। LNT 3 महीनों की अवधि के लिए आपको खरीदारी करनी है, 1200 रुपये का टारगेट रखना है। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक की और यहाँ पर जो आपको स्टॉक चुनना है वो है KPR मिल्स का। KPR मिल्स बेहतरीन टेक्सटाइल कंपनी है और इनफैक्ट अगर आप तमाम टेक्सटाइल कंपनियों की बात करेंगे आशीष तो सबसे कम कर्ज जो है इस कंपनी की बुक्स में है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% से ज़्यादा का ROE कंपनी देती है। और इन्होंने Q1 के जो रिजल्ट्स में देख रहा था 60 करोड़ का प्रॉफिट जो है इन्होंने पोस्ट किया था और जिसमें 30 दिन जो था इनका प्लांट बंद था, उसके बावजूद जो है 60 करोड़ का प्रॉफिट आना अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। साथ साथ अगर मैं इनके आगे आने वाले EPS की बात करूं तो मौजूदा FY20 का जो EPS है वो 40 रुपये पर है। अब जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है 70 रुपये जो है वो मिनिमम EPS आ सकता है। और जब भी EPS में इस हिसाब का उछाल आपको देखने को मिलता है उसका प्राइस रिफ्लेक्शन जो है आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि KPR मिल्स 6 महीनों की अवधि के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न कैंडिडेट बन सकता है। 638, 639 अभी मौजूदा प्राइस है। आपको 40 से 50% का रिटर्न 6 महीनों की अवधि में मिल सकता है। तो 900 रुपए के टारगेट के लिए आपको KPR मिल्स में खरीदारी करने की राय है। चलिए, तो इस कैटेगरी में मैंने चुना है कोल इंडिया को और आमतौर पर इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मैं देखूं तो एक टेक्नो फंडा पिक मैं चूज करता हूं जहां पर फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतर हैं, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव हैं कि शॉर्ट रन में भी आपको पैसा बनता हुआ नजर आए। और छोटी कंपनीज पर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप में। लेकिन आज इसके विपरीत मैंने एक हैवी वेट को चुना है कोल इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल इसके पीछे का तर्क ये है कि अगर आप देखें तो जो ब्याज दरें हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। बैंक के FD के रेट्स अगर आप देखेंगे तो 4.5-5% है, जो
जो कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का इन्फ्लेशन उसके साथ सिंक में है। तो ऐसे जो निवेशक जो एक फिक्स्ड इनकम के तौर पर निवेश को देखना चाहते हैं, यहाँ से एक सेफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं कि ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए नहीं है। कोल इंडिया एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड प्ले हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार इस स्टॉक में लोअर लोस देखने को मिले थे और अब फिलहाल देखें तो 124 के स्तर पर आ गया है। अब इस भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9.5 से 10% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आती है। और दूसरा तर्क यह है कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाजार को एक ऐसा डर था कि कोल इंडिया अगर आप देखें तो जो स्टोरी है पूरी, जो कोल की एनर्जी की वो खत्म होती जा रही है, फोकस रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है कुशल, मैं बताना चाहूँगा कि ओवरनाइट नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। और कोल इंडिया अगर आप देखें तो बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है धरती पर। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, सबसे बड़ा माइनर है। और मुझे लग रहा है कि ये जो स्टोरी है इंटैक्ट है। कोल की आवश्यकता भारत को होगी। और जिस तरीके की कंपनी की पोजीशन है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस था अब तक, हालांकि अब कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके पास काफ़ी सारी खदानें हैं। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसे प्राइवेट प्लेयर्स को मैच करने में बहुत लंबा समय लगेगा। और तब तक आप कोल इंडिया की जो डिविडेंड यील्ड है इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ही रिस्क फ्री बेट होगा। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड नजर आती है। कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो कोल इंडिया मुझे बेहद आकर्षक नजर आता है। हालांकि आप इसको अगर 12 महीने का समय देंगे तो हो सकता है कि 20 से 25% तक का आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिले। 155 तक के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर 12 महीने को होल्ड कर सकते हैं और डिविडेंड यील्ड का फायदा उठाएंगे। अगली जो कैटेगरी है वो है धानुका, माफ कीजिएगा, खबरों के दम पर मैंने धानुका एग्रीटेक को चुना है। दरअसल अगर आप देखें तो एक कंपनी के जो बोर्ड हैं उन्होंने बायबैक को मंजूरी दे दी और बायबैक जो आया है वो मौजूदा भाव से 30% के प्रीमियम पर आता है। एक नो ब्रेनर चॉइस है। अगर आप देखें तो सबको पता है कि अगर 30% ऊपर पर कंपनी जो है बायबैक लेकर आ रही है तो स्वाभाविक है कि स्टॉक प्राइसेस में इसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो खबरों वाले स्टॉक होते हैं या फिर जो सेक्टरल फोकस्ड स्टॉक होते हैं, इनमें समस्या ये होती है कि गैप अप ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ऐसे में अगर आप स्टॉक देख लें कि ऑलरेडी 5 से 8% ऊपर खुल रहा है, तो आपकी हिम्मत होगी कि नहीं होगी ये तो आप ही जानते हैं कि आप खरीद पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि आइडियाज़ आपके पास ढेर सारे 20 स्टॉक्स हम आपको दिन भर बताते हैं। और ये देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा जो एक दिन में 20 से 30 स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए। आइडियाज ढेर सारे आपके पास। अगर आशीष यही नहीं कि 20 स्टॉक्स हम बताते हैं, बाकी गेस्ट भी हैं, उनके भी स्पेशल पिक्स होते हैं थ्रू आउट द डे। फर्स्ट ट्रेड में भी होते हैं, फिर अगर आप देखें तो फाइनल ट्रेड में भी काफी सारे कॉल्स आते हुए नजर आते हैं। एग्जैक्टली, जो कॉल्स का फ्लो है वो लगातार बरकरार देखने को मिलता है। ऐसे में आपको हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने। हम आपको बराबर यही प्रयास करते रहते हैं कि आप मुनाफा कम बनाएं लेकिन नुकसान न करें, ये हमारा लगातार प्रयास रहता है। जिसके चलते मैं फिर से आपको जो मेरा स्टैंडर्ड गुजारिश है वो करता हूं कि आप स्टॉक को अगर ज़्यादा ओपन गैप अप ओपनिंग देखें तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। ओपन और हाई का स्तर हो तो बिल्कुल ही खरीदारी ना कीजिएगा। लेकिन धानुका एग्रीटेक खबर बढ़िया है। कंपनी फंडामेंटली अगर आप देखें तो जिस सेक्टर की है वो भी काफ़ी आकर्षक है। 810 रुपये यानी 5 से 8% तक की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। केवल स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान में रखना होगा 750 रुपये का। बिल्कुल आशीष, तो खबरों के दम पर धानुका एग्रीटेक में आज मूव देखने को मिल सकता है। मेरी सूची में जो स्टॉक है इसी कैटेगरी का वो है HSIL, और यहाँ पर भी बायबैक का ही ट्रिगर है, पर यहाँ पर बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप है वो कहीं ना कहीं आज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 72 के टारगेट के लिए 66 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो HSIL जो है ये इस कैटेगरी का स्टॉक है जो आपको खरीद कर चलना है। अब अगली जो कैटेगरी है वो है माई चॉइस। तो हमारे जो पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं वो हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं और 3 पिक्स हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर मेरी जो पहली पिक है वो है TCS की। आप देखिए, मैं YTD रिटर्न्स भी देख रहा था, तो जो फ्रंट लाइन IT कंपनियां हैं वहां पर TCS का अभी भी जो है सबसे कम रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि TCS जो है वहां पर काफी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। आप देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जिस आपका प्राइस एक्शन आपको IT कंपनियों में देखने को मिला है, खासकर अगर आप TCS की भी बात करें तो वहां पर भी काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर आप कल का देखें तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था और डिफेंसिव काउंटर है। तो ग्लोबल सेटअप कैसा भी हो,
TCS और जितने भी फार्मा काउंटर्स हैं या FMCG आप कह लें आशीष, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है इन कंपैरिजन टू बैंक्स या और भी अगर जो आप छोटे सेक्टर्स की बात करें तो उस लिहाज से डिफेंसिव स्पेस से काफ़ी अच्छा प्ले हो सकता है TCS, जिस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक ग्रो कर रही है और आगे का जो रुझान है पर्टिकुलरली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से वहाँ पर बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है, खासकर क्लाउड कंप्यूटिंग वाले स्पेस में। तो TCS यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आज के लिए 2575 रुपये का टारगेट रखना है और 2470 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। दूसरा स्टॉक इसी कैटेगरी का है HCL टेक का। तो यानी कि मैं आज IT काउंटर्स जो है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा हूँ, क्योंकि जिस आपकी फ्रंटलाइन IT कंपनियों की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और HCL टेक का तो जो मिड क्वार्टर अपडेट आया था आपने देखा था 10% तक की तेज़ी इसमें बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि जो FY21 की इन्होंने गाइडेंस दी थी उसको भी ये सितंबर क्वार्टर में बीट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऑर्डर बुक और जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं इनके, लाइफ साइंस या बाकी और जो वर्टिकल्स हैं, खासकर अगर आप रिटेल और BFSI की बात करें, वहां से भी काफी अच्छे संकेत और रिवर्सल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो HCL टेक यहां पर खरीदारी करने की राय है। 810 के लक्ष्य के लिए 778 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरी चॉइस है मेरी तरफ से JK लक्ष्मी सीमेंट का। आप देखिए सीमेंट स्पेस जो है पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छा अपमूव इसमें देखने को मिल रहा है और खासकर अगर आप बड़े सीमेंट काउंटर्स देखेंगे, चाहे आप रैमको सीमेंट देखिए, कल के सत्र में ऑलमोस्ट 5% की तेजी इसमें दिखी थी। साथ ही अल्ट्राटेक और ACC जितने भी कंपनियां हैं यहां पर भी 2 से 2.5% की तेजी हमें जो है कल के सत्र में देखने को मिली थी। यहां पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो है आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। आज के लिए छोटा काउंटर है, कैश स्पेस का काउंटर है, तो यहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो आज के लिए JK लक्ष्मी सीमेंट इसमें खरीदारी करने की राय है। 281 के टारगेट के लिए 266 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। देखिए, इस कैटेगरी में पहला स्टॉक है MSTC और इस स्टॉक के बारे में आप तो जानते होंगे कि दिन के दौरान जब चलेगा तब लगभग 4 से 5% का मूव बड़ी आसानी से देता है। ट्रेडर्स के रिडार पर बहुत जल्दी ये स्टॉक आता है, अच्छे ब्रेकआउट देने के लिए मशहूर है। MSTC जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पिछले 2 से 3 दिनों में स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है कि जो खरीदारी का रुझान है ये आज फर्दर एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। MSTC टेक्निकल सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुल है। 170 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 164.50 के आसपास की क्लोजिंग है। केवल 161 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा। अगला स्टॉक है DCB बैंक का। ये स्टॉक मैंने कल आपको निवेश के लिए बताया था और दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक जो है टेक्निकली भी काफी बढ़िया है और बैंकिंग स्टॉक के लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक भी बहुत बेहतर है। 2015 से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो लास्ट जून तक में जो असेट क्वालिटी है, इनके जो नेट NPAs हैं वो केवल 1% के आसपास स्टेबल देखने को मिले थे। 110 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू और बैंकिंग स्टॉक्स को अगर आप स्क्रीन करके देखेंगे तो बहुत कम ऐसी बैंक्स हैं जो अपने बुक वैल्यू से कम ट्रेड कर रही हैं। 110 की बुक वैल्यू है, 93 के आसपास की क्लोजिंग है। हालांकि कल मैं दिन के दौरान जितनी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, इसीलिए स्टॉक को मैं जो है फिर से अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहूंगा। DCB बैंक आज वैसे भी एक्सपेक्टेशंस है बाजार में कि निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंक हो सकता है कि बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट ड्यू है। निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में हो सकता है कि जो मोमेंटम है वो दोबारा लौटते हुए नजर आए। ऐसे में एक सेफ बैंक को खरीद सकते हैं। DCB बैंक निवेश के लिहाज से भी बहुत अच्छी बैंक है और जो सेटअप टेक्निकली बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है दिन के दौरान तो यहाँ पर 96 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। 91 रुपए 30 पैसे का ये स्टॉप लॉस मैं इंट्राडे बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। आखिरी स्टॉक इस कैटेगरी में अदानी एंटरप्राइज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और जिस तरीके की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, मार्च के निचले स्तरों से अगर आप देखें तो फिनोमिनल रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 1 वीक का अगर आप चार्ट देखें तो एक छोटी सी नैरो कंसोलिडेटिंग रेंज है। हालांकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि आज बाजार में अगर रिकवरी होती है तो ऐसे जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, हाई बीटा काउंटर्स है, यहाँ पर आपको जो रिकवरी है वो ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगी। अदानी एंटरप्राइज 297 के आसपास की क्लोजिंग है। 310 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 291 का 6 रुपए नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। बाजार में रिकवरी आती है तो हो सकता है स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए।
बिल्कुल आशीष, तो चलिए हमने आपको 20 आइडियाज़ बताए हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं उसका। कैश स्पेस से मैंने आपको जो स्टॉक बताया है वो है ऑयल इंडिया का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। क्रूड में जिस हिसाब की तेज़ी बनी है वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही अगर आप पीएनबी के फ्यूचर्स बेचकर चलेंगे तो आज अच्छा होगा, क्योंकि बैंक जो है उनका स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, जिस आपका ग्लोबल सेटअप भी देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के पुट ऑप्शन को भी बाई करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर जिस आपकी तेज़ी कल रियलिटी में बनी थी, आज ग्लोबल सेटअप खराब लग रहा है, तो यहाँ पर भी वीकनेस आ सकती है। और जीएसपीएल, इसके भी फ्यूचर्स आपको बेचने की राय है, जिस आपका मूड माहौल दिख रहा है। एलएनटी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, हाल फिलहाल जो ऑर्डर जीते हैं वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। 3 महीनों की अवधि के लिए 1200 का टारगेट रखिए। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से केपीआर मिल्स, यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है और 6 महीनों की अवधि के लिए 900 रुपए का टारगेट इसमें रख सकते हैं। काफी मजबूत टेक्सटाइल कंपनी है और सबसे कम डेट जो है इसी कंपनी का है। HSIL, यहां पर भी न्यूज इंपैक्ट बोर्ड बैठक है बाईबैक पर, तो यहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 72 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। और मेरी चॉइस में मैंने आईटी काउंटर्स, जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है वो चुने हैं, TCS और HCL टेक, यहां पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिस आपका मूव जो है हमें सीमेंट स्पेस में देखने को मिल सकता है, स्मॉल काउंटर्स जो है वहां पर काफी बेहतरीन तेजी बन सकती है। तो 281 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी कर चले। चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर दिन के दौरान 80 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट ड्यू है, खरीदारी करके चलेंगे। और डाबर की फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, क्योंकि जो डिफेंसिव काउंटर्स हैं, FMCG हैं, वो दोबारा मोमेंटम में लौटते हुए नजर आएंगे। ग्लेनमार्क का 500 का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे। फार्मा स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। और रिलैक्सो फुटवेयर को अगर आप देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक 700 रुपए तक जा सकता है। ONGC के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि जिस तरह से कल क्रूड में एक बाउंस बैक देखा गया था, इसका एक फंडामेंटल असर देखने को मिलेगा। और कम ब्याज दरों से परेशान निवेशक कोल इंडिया पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.5 से 10% की है, और 1 साल के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि 20 से 25% का कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको देखने को मिले। धानुका एग्रीटेक बोर्ड ने जो है 30% प्रीमियम पर बायबैक को मंजूरी दे दी है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। MSTC में ब्रेकआउट है। DCB बैंक में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। और अदानी एंटरप्राइज, यहाँ पर भी अगर बाजार में रिकवरी आती है तो 310 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन है वो MSTC पर है। कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली थी, और अगर आज ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक 172 तक जा सकता है। MSTC आपका बेस्ट पिक है, और मेरा जो बेस्ट पिक है वो है इन्वेस्टमेंट पिक का, और KPR मिल्स, इसमें खरीदारी करने की राय है, क्योंकि 12 महीनों, इनफैक्ट 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। 40 से 50% का रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये थे 20 दमदार इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हमने आपको बताए।